नमस्कार दोस्तों, तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है आपके चैप्टर नंबर 13 क्लास 12th का जिसका नाम है आपके एमीन। चाहे आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 13 है एमीन, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इसके अंदर से आपके एनसीईआरटी में से कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस आज पूरी की पूरी वीडियो में लाइन बाय लाइन पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और मैं ऐसी उम्मीद दिलाता हूँ कि इस वीडियो के कंप्लीट होने तक आप पूरे के पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर मेनली 3 पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एमीन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनके क्या-क्या जो भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, उनको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद में आप उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखिए आईयूपीएसी नाम पद्धति से नामकरण कर सकेंगे। उसके बाद विरेचन वगैरह पढ़ेंगे। उसके अलावा एमीन्स के बाद जो अगला पार्ट आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है आपके डाइएज़ोनियम लवण। तो डाइएज़ोनियम लवणों के विरेचन यानी कि उनका फॉर्मेशन, उनके निर्माण की विधियां तथा एरोमेटिक श्रेणी की यौगिकों के संश्लेषण में जिनमें ऐजोरंजक भी उनके महत्व का वर्णन कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस चैप्टर की रूपरेखा तैयार करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या दे रखा है। तो स्टार्ट करिए हमारे साथ वीडियो को। हम पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक एक लाइन से पूरा की पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें और ऐसी उम्मीद दिलाता हूं मैं आपको कि पूरी वीडियो खत्म होने तक आप पूरे के पूरे चैप्टर को याद कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 एमीन। आपको बोला गया है कि एमीनों का मुख्य व्यावसायिक उपयोग औषधियों और तंतुओं के संश्लेषण में मध्यवर्तियों के रूप में होता है। तो ये तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रो एक बार हम पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं। कभी-कभी यहाँ से कुछ-कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आगे बोला है कि एमीन अमोनिया अणु से एक अधिक हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती हैं। प्रकृति में ये देखिए प्रोटीन में, विटामिन में, एल्केलॉइड तथा हार्मोन्स में पाए जाते हैं। संश्लेषित उदाहरणों में बहुलक, रंजक और औषध सम्मिलित हैं। हाँ, दो जैव सक्रिय यौगिक मुख्यतः एड्रिनलिन और एफ्रेडिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोनों दोनों में द्वितीयक एमिनो समूह होता है। यहाँ पर एक बार जेईई मेन में यहाँ से प्रश्न आए थे, इस लाइन से आप इसको याद कर लेंगे। एक संश्लेषित यौगिक नोवोकेन का उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये लाइन भी आपकी जेईई मेन में आ चुकी है। प्रसिद्ध प्रतिस्टेमिन बेनेड्रिल में भी तृतीयक एमिनो समूह उपस्थित है। यहाँ पर आपके एक बार ये लाइन आई थी जेईई एडवांस में मेस्ता कोलमन में। चतुष्क अमोनियम लवणों का प्रयोग पृष्ठ सक्रियक के रूप में होता है। डाइओजोनियम लवण रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में मध्यवर्ती होते हैं। इस एकक में आप एमीन एवं डाइओजोनियम लवणों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इंट्रो है, इंट्रो में से 2 बार जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है, एक बार जेईई एडवांस में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं इंट्रो का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए हमने इंट्रो को पढ़ा। तो आगे स्टार्ट करते हैं एमीन्स के बारे में। एमीन क्या होती है? देखिए एमीन को अमोनिया के एक, दो अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल और अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जा सकता है। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया के साथ आपके 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, 1, 2 और 3। आप क्या करेंगे, इन तीनों में से 1 को हटा दो, 2 को हटा दो या फिर तीनों हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एल्किल लगा दो या फिर एरिल समूह लगा दो, वो हो जाते हैं आपके एमीन। तो आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो आ जाएगा आपके CH3NH2। ये एरिल आ गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन आपने हटा दिए। तो आगे देखते हैं आप एमीनों की संरचना। एमीन किस प्रकार की होती है? देखिए अमोनिया की भांति एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी है। इस पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल है। एमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकरित होते हैं तथा एमीन की प्रकृति क्या होती है? प्रामीणीय होती है। नाइट्रोजन के तीनों sp3 संकरित कक्षकों में से प्रत्येक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन के कक्षकों से अतिव्यापन करता है। सभी एमीनों में नाइट्रोजन के चौथे कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण CNE कोण, जहां पर E बराबर C अथवा हाइड्रोजन से 109.5 डिग्री से कम होता है। उदाहरण के लिए ये कोण ट्राइमेथिल एमीन में 108 डिग्री होता है, जैसा कि चित्र 13.1 में दर्शाया गया है। तो आप ये वाला चित्र देखेंगे, आप देखिए इसमें क्या होता है, आपके कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। देखिए ये आपके नाइट्रोजन, यहाँ पर CH3 और ये क्या होता है, यहाँ पर आपके लोन पेयर पाए जाते हैं इसके अंदर में। तो कुछ इस प्रकार की इसकी प्रामाणिक आकृति होती है, आप देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है आपके अमीनों का। अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीनों का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में किया जाता है। यदि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन परमाणु R अथवा AR से प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसको हम प्राथमिक एमीन या फिर RNH2 अथवा AR, R का मतलब होता है एल्किल, AR का मतलब होता है एरिल, एरिल यानी कि चक्र वाले, ARNH2 प्राप्त होती है। यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा RNH2 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य एल्किल, एरिल या फिर R समूह से होता है तब आप क्या प्राप्त करेंगे? तो आपको प्राप्त हो जाएगा द्वितीयक। आपको द्वितीयक एमीन RNH R प्राप्त होगी। दूसरा एल्किल एरिल समूह समान अथवा भिन्न हो सकता है। एक और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्किल एरिल समूह से होने पर तृतीयक एमीन बनती है। यदि सभी एल्किल अथवा एरिल समूह समान हो तो एमीन को सरल तथा भिन्न होने पर आप कहते हैं मिश्रित कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपको मिल जाएगी प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन में से एक और हटा देंगे तो आपको मिल जाएगी द्वितीयक एमीन, इसमें से एक और हटा देंगे तो आपको मिल जाएगी तृतीयक एमीन। तो ये होता है वर्गीकरण।
जितने आपके एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं वही आपके क्या हो जाते हैं, आपके वर्गीकरण हो जाता है। सारे के सारे जुड़े हुए समूह समान है तो इसको बोलेंगे सरल, और अगर अलग अलग हैं तो इसको बोला जाएगा मिश्रित। अब हम पढ़ते हैं नाम पद्धति। नाम पद्धति आप जानते हैं, कक्षा 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो होती है साधारण नाम पद्धति, एक होती है आयुपेशी नाम पद्धति। तो सामान्य पद्धति में एलिपेटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द में पूर्व लग्न एल्किल लगाकर एक शब्द में यानी कि एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है, जैसे कि मेथिलेमीन। और द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में जब दो अथवा अधिक समूह समान होते हैं तब एल्किल समूह के नाम से पहले पूर्व लग्न डाई अथवा ट्राई का प्रयोग किया जाता है। आयुपेशी पद्धति में एमीनों का नामकरण एल्किल एमीन के रूप में होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे CH3NH2 का नाम क्या है, मेथेनमीन, और यहाँ पर इसको क्या बोला था, मेथिलमीन। यदि मुख्य श्रृंखला में से एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो तब एमीन समूह की स्थिति कार्बन परमाणु की संख्या जिससे ये जुड़े हों उसे व्यक्त कर डाई ट्राई आदि उपयुक्त पूर्व लग्न लगाकर निर्दिष्ट की जाती है। हाइड्रोकार्बन भाग का अनुलग्न बनाए रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं NH2CH2CH2NH2 का नाम एथेन 1,2 डाइअमीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एथेन के साथ में दोनों जगह पर एक और दो पर क्या लग रहा है, आपके अमीन लग रहा है, एथेन 1,2 डाइअमीन है। तो आगे देखेंगे आपकी एरिल अमीनों में NH2 समूह बेंजीन बले से सीधे जुड़ा रहता है। एरिल अमीन का सबसे सरल उदाहरण देखेंगे आप C6H5NH2 है। सामान्य पद्धति में इसे एनिलीन कहते हैं। ये आयुपेशी पद्धति में भी स्वीकार्य है देखिए, लेकिन एरिल अमीन का नामकरण करते समय एरीन के अंग्रेजी में लेके नाम के अंत में ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन इमीन शब्द से करते हैं। आयुपेशी पद्धति में C6H5NH2 का नाम बेंजीन अमीन होगा। सारणी 13.1 में कुछ एल्किल एवं एरिल अमीनों के सामान्य आयुपेशी नाम दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ये करना है कि जो सारे के सारे नाम है एक बार इनको आप रीडिंग लगा लेंगे। सामान्य नाम से आयुपेशी नाम में बदलने वाले प्रश्न कई बार आपके पेपर्स में आते रहे, नीट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आप देखेंगे, देखिए एनिलीन इसको बोला जाता है आपके एनिलीन, तो इसको क्या बोला जाता है, आयुपेशी में बोला जाता है एनिलीन अथवा फिर बेंजीन अमीन। लेकिन जब आप इसका नाम देखेंगे ये क्या है आपके मेथिल एनिलीन को, तो लेकिन इसको आयुपेशी नाम पद्धति में क्या कहा जाता है, ऑर्थोटोलुडीन। मतलब सामान्य नाम पद्धति में इसको ऑर्थोटोलुडीन कहा जाता है, और आयुपेशी नाम पद्धति में आप इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम है आपके 2-एमिनोटोलुइन। दो पर देखिए, दो पर क्या है आपके अमीन, इसको बुलाया जाएगा टोलुइन, इसको बुलाया जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एनिलीन या फिर फॉर ब्रोमो बेंजीन एमीन। तो इनके जो नाम है आप इसका नाम देखेंगे आप एन डाइमेथिल बेंजीन। दिस इज द इंपॉर्टेंट नेम। आप एक बार इसका जो नाम पद्धति है उसको देख लेंगे। हम यहाँ पर इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कक्षा 11th में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर एक बार आपने नहीं पढ़ा हो तो आप यहाँ पर देखकर एक बार इसको फिर से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पाठ्यनीति प्रश्न है तो हम वीडियो में इनको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्या वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार आप इनको हल करने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या आती है तो हमको कमेंट करके बताएं, हम उसका आपको समाधान किया जाएगा। सेकंड, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके वही अमीनों का विरचन यानी कि निर्माण, किस प्रकार से अमीनों को बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अमीनों को किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए अमीनों को निम्न विधियों से बनाया जाता है। पहला है आपके नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिक सूक्ष्म विभाजित निकेल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से अमीनों में अपचयित हो जाते हैं। अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो सकता है। इसी प्रकार से नाइट्रो एल्कीन भी संगत एल्कीन अमीनों में अपचयित की जा सकती है। तो ये नाइट्रो यौगिक है, इसको क्या करेंगे आप हाइड्रोजन, पैलेडियम या एथेनॉल की उपस्थिति में ये बन जाएगा आपके एनिलीन में। यहाँ पर आप टिन प्लस HCl अथवा आयरन प्लस HCl लेंगे, इससे बन जाएगा आपके एनिलीन। देखिए रद्दी लोहे एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है क्योंकि अभिक्रिया में जनित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आपके ये अम्ल होता है, अम्ल आपको क्या करता है, अम्ल बाद में और काम आ जाता है। इस प्रकार से आपके जो आपके आयरन प्लस HCl वाले इसको हम क्या करते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं। सेकंड है आपके की एल्किल एलाइडों का एमोनिया अपघटन। देखिए आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि एल्किल अथवा बेंजिल एलाइडों में कार्बन हैलोजन आवन नाभिक रागी द्वारा सरलता से विदलित हो जाता है। अतः एल्किल अथवा बेंजिल हैलाइड अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु एमीनो NH2 समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। अमोनिया अणु द्वारा CH सावन के विदलन की प्रक्रिया को अमोनिया अपघटन कहते हैं। देखिए अमोनिया अपघटन इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेमोनोलाइसिस। यह अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर सीलबंद नलिका में कराते हैं। इस प्रकार से प्राप्त प्राथमिक एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करती है और पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर द्वितीयक और तृतीयक एमीन तथा अंततः चतुष्क अमोनियम लवण बनाती है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए आपके सामने रहता है अमोनिया की रिएक्शन कराई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ में। तो एल्किल हैलाइड क्या करता है, देखिए यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ पर ये जुड़ जाता है, जुड़ करके बना लेता है आपके प्रतिस्थापित अमोनियम लवण RNH3+X- प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। उसके बाद में आगे क्या होता है,
कुछ इस प्रकार से रहता है, आपके RNH2 RX रिएक्शन करेगा, आपको मिलेगा R2NH, ये आगे रिएक्शन करेगा, इससे मिलेगा आपको R3N तृतीयक अमीन, और ये आगे रिएक्शन करेगा, आपको मिलेगा चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये होता है कि अमोनिया की रिएक्शन करा दो आप एल्किल हैलाइड से, तो आपको प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन और चतुष्क अमोनियम लवण, इन सब का मिश्रण मिलता है। आगे देखेंगे आपकी इस अभिक्रिया में हैलाइडों की अमीनों से अभिक्रियाशीलता का क्रम आ जाएगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा RI, उसके बाद RB और RCl होता है। कारण क्या होता है, ये वाला बॉन्ड बहुत दुर्बल होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड थोड़ा मजबूत है और मजबूत, तो इसको तोड़ने में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा वो उतनी आसानी से अभिक्रिया करेगा। अमोनियम लवण से मुक्त अमीन प्रबल क्षार द्वारा अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको देखा है, देखिए आपको RNH3+X- इसकी रिएक्शन करा देंगे आप NaOH के साथ में, तो आपको मिल गया अमोनिया। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन थी आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर आपको ये रिएक्शन दे रखी थी, ये प्राप्त हो रहा था प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। इसकी रिएक्शन आप फर्दर क्षार से करा देंगे NaOH के साथ में, तो इससे क्या मिल जाता है, आपको एमीन प्राप्त हो जाती है। देखिए अमोनिया अपघटन में ये असुविधाएं हम पहले बात कर चुके हैं कि इससे क्या होता है, आपको प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। मान लीजिए हमको कोई एक स्पेसिफिक अमीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग विधियां हैं। यद्यपि अमोनिया आधिक्य में लेने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद प्राथमिक अमीन हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप अमोनिया को आधिक्य में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो आपको मुख्य उत्पाद मिलेगा प्राथमिक अमीन। यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं, एक बार आप इनको रीडिंग लगाएंगे, एक बार इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यदि कोई समस्या आती है तो हमसे पूछें, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तीसरी पद्धति है वो है आपके नाइट्राइलों का अपचयन। देखिए नाइट्राइल क्या होता है, आपके RCN नाइट्राइल, देखिए नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiLH परत में उत्प्रेरित की हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक अमीन बनाते हैं। ये सभी क्रिया का उपयोग अमीन श्रेणी के आरोहण यानी कि एसेंट कम करने में, अर्थात प्रारंभिक अमीन से एक अधिक कार्बन वाले अमीन के विचलन में किया जाता है। तो आपको दे रखा है RCN नाइट्राइल, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी आपके हाइड्रोजन या पैलेडिक निकल के साथ में, या फिर सोडियम अमलगम जिसको बोला जाता है मेथनॉल के साथ में, इससे मिलता है आपको RCH2NH2। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस अभिक्रिया को बोला जाता है मेनली अपचयन अभिक्रिया। चौथी रिएक्शन है वो है आपके एमाइडों का अपचयन। देखिए एमाइडों का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है, देखिए एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर अमीन देते हैं। तो आप यहाँ पर जो क्रिया कारक है, तो यहाँ पर आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप इसको याद रखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है एमाइड के साथ में, तो ये मिलती है आपको यहाँ पर एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके वो है आपके ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण ये एक आपकी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ग्रेवियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक अमीनों के विभाजन के लिए किया जाता है। थैलीमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा आपके थैलीमाइड रिएक्शन करता है एथेनोलिक KOH के साथ में, तो इससे मिलता है आपको, देखिए इसका पोटेशियम लवण यहाँ पर बना लिया, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक अमीन उत्पन्न करता है। इसको रिएक्शन कराएंगे आप एल्किल हैलाइड के साथ में, तो आपको मिलता है N-एल्किल थैलीमाइड। फिर इसके साथ में इसकी रिएक्शन बाद में कराई जाती है आपके NaOH के साथ में। NaOH के साथ में इसका जल अपघटन कराया जाएगा। एकवश का मतलब है जल अपघटन। एकवश जल अपघटन कराने के बाद आपको वापस से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल गई प्राथमिक अमीन। तो जो हमारा मुख्य उत्पाद है यहाँ पर ये है, ना कि ये बड़ी वाली सी बेंजीन। तो ये बड़ी वाली बेंजीन हमारा मुख्य उत्पाद नहीं है, मुख्य उत्पाद है आपके प्राथमिक अमीन। तो इस पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, आपकी पूरी की पूरी जो स्टेप है, इस रिएक्शन को कहा जाता है आपके थैलीमाइड अभिक्रिया। और थैलीमाइड अभिक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो आप एक बार फिर से देखेंगे क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास है थैलीमाइड की रिएक्शन कराई जाएगी आपके एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक का मतलब कि अल्कोहल में डूबा हुआ KOH रहता है, तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहलिक KOH के साथ में। KOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है आपके एल्किल हैलाइड के साथ में। एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में इसकी रिएक्शन कराई जाती है आपके NaOH के साथ में, इसका जल अपघटन कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या कराया गया, इसका जल अपघटन करा दिया गया। यहाँ पर जल अपघटन कराने के पश्चात आपको यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है, ये आ जाता है आपके मुख्य उत्पाद। तो इस प्रकार से ये होती है आपके थैलीमाइड अभिक्रिया। आगे क्या बताया गया आपको, आप आगे देखेंगे कि एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है, आप देख सकते हैं ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसमें, इससे क्या नहीं बनाया जा सकता। आपसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि थैलीमाइड अभिक्रिया से निम्न में से क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या नहीं बनाया जा सकता, एरिल हैलाइड थैलीमाइड अभिक्रिया से नहीं बनाई जा सकती, इससे केवल आपके एल्किल हैलाइड बनाई जाती हैं। छठी रिएक्शन है वो आपके हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, एक कार्बन कम वाली जो आपको अगर एल्किल
है एल्किल अमीन बनानी हो तो उसके लिए काम आता है। तो हाफमान ब्रोमाइड निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है? देखिए हाफमान ने प्राथमिक अमीनों के विघटन के लिए एक विधि विकसित की जिसमें किसी एमाइड की NaOH के जलीय अथवा एथेनोलिक विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया करते हैं। इस निम्नीकरण अभिक्रिया में एल्किल अथवा एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से एमीन के कार्बोनिल परमाणु पर होता है। इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक कार्बन कम वाली जो आपको क्या मिलती है, एमीन यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखिए कोई एमाइड दे रखा है, एमाइड की रिएक्शन कराई आपने ब्रोमीन के साथ में, फिर फर्दर रिएक्शन कराई आपने NaOH के साथ में, तो ये पूरी की पूरी एक स्टेप में यहाँ पर लिख रखा है इसको। तो इससे मिलता है आपको RnH2 साथ में Na2CO3 NaBrH2, यहाँ पर जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो है आपके RnH2। तो क्या होता है, आपके एमाइड की रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ में NaOH की उपस्थिति में, तो इससे मिलता है आपको एक कम कार्बन वाली एमीन प्राप्त होती है। इस पूरी की पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है आपके हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया भी आपके एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ पर आप कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप ये वाले जो प्रश्न अक्सर पेपर में आते रहे हैं, तो इससे आपके जो कंसेप्ट बिल्ड होंगे, आप एक बार इन प्रश्न को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शंस कर रखी हैं, किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह में रूपांतरण कर रखा है। तो एक बार इनको सॉल्व कीजिए, कोई समस्या आती है तो हम उसके आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं। सेकंड है, आप देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आप इनके भौतिक गुणधर्म। देखिए यहाँ पर हमने उनका विचरण पढ़ लिया, विचरण के बाद में भौतिक गुणधर्म में क्या आता है, आपके भौतिक गुणधर्म आते हैं, गलनांक आते हैं, क्वथनांक आते हैं, किस प्रकार से क्या होते हैं वो दिखते हैं, कैसा उनका रंग होता है, कैसी गंध होती है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए निम्नतर एलिफेटिक अमीन मत्स्य गंध वाली गैस, यानी कि मछली के समान गंध होती है भाई, इनकी एकदम बुरी वाली गंध रहती है जिसको आप सूंघ नहीं सकते। 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक अमीन द्रव अथवा उच्चतर अमीन क्या होती हैं, ठोस होती हैं। एनिलीन तथा अन्य एरिल अमीन प्राय रंगहीन होती हैं, परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से क्या हो जाती हैं, रंगीन हो जाती हैं। आगे दे रखा है कि निम्नतर एलिफेटिक अमीन जल में विलय होती हैं। देखिए निम्नतर होती हैं, कारण क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना सकती हैं। हालांकि अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक एल्किल भाग बढ़ जाता है, अतः जल में विलेयता घटती जाती है। उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अवलय होती हैं। एमीन की नाइट्रोजन एवं एल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्रमशः 3 एवं 3.5 मानने पर आप एमीनों एवं एल्कोहलों की जल में विलेयता के पैटर्न की प्रवृत्ति कर सकते हैं। आपको बोला है कि ब्यूटेन 1 ऑल एवं ब्यूटेन 1 एमीन में से कौन जल में अधिक विलय होगा और क्यों। एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे कि एल्कोहल, देखिए आप इस पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अवलय होती है। एमीन की नाइट्रोजन एवं एल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः एमीन की जो नाइट्रोजन होती है वो होती है कितनी होती है, 3, एल्कोहल की हो जाएगी 3.5। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर खुद दे सकते हैं कि कौन ज्यादा विलय होगा। आगे बोला है कि एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे कि एल्कोहल, ईथर एवं बेंजीन में विलय होती है। आपको याद होगा कि एल्कोहल एमीन की तुलना में अधिक ध्रुवित होता है तथा एमीन की तुलना में प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाती है। नेक्स्ट है आपके देखिए प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होने के कारण इसमें अंतराणविक संगठन होता है। यह अंतराणविक संगठन प्राथमिक अमीनों में द्वितीयक अमीन की तुलना में हाइड्रोजन आबंधन के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु की उपलब्धता के कारण अधिक होता है। तृतीयक अमीनों में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अणुओं के अभाव के कारण अंतराणविक संगठन नहीं होता है। समव्ययी अमीनों के क्वथनांक क्रम निम्नलिखित होंगे। देखिए सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है प्राथमिक का, प्राथमिक से कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक। प्राथमिक अमीन में उपस्थित अंतराणविक हाइड्रोजन आबंधन को चित्र 13.2 में दर्शाया गया है। कुछ इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अंतराणविक हाइड्रोजन आबंधन होता है, अणु के अंदर ही होता है, खुद के अणु के अंदर। देखिए कुछ इस प्रकार से प्राथमिक अमीन में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंधन की एक अणु से दूसरे अणु में कुछ इस प्रकार से देखिए लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाली अमीनो, एल्कोहलों तथा एल्केनों के क्वथनांक सारणी 13.2 में दर्शाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपके अमीन C4H9NH2, इसका जो अणु द्रव्यमान है 73, क्वथनांक आएगा 350.8। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, एल्कोहल के साथ इसकी तुलना करनी थी। तो ये आपके C4H9OH, तो यहाँ पर इसका कितना है 390.3। तो ये वाला जो प्रश्न था आपके, यहाँ पर आपको आंसर देना होगा कि जो एल्कोहल रहेगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया ना आपको कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ब्यूटेन 1 ऑल एवं ब्यूटेन 1 अमीन में से कौन जल में अधिक विलय होगा। तो आप देख सकते हैं क्वथनांक के आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया देखिए नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता मंत्र तथा नाइट्रोजन परमाणु पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति अमीन को सक्रिय बना देती है। नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी अमीन की अभिक्रिया का पथ निर्धारित करती है।
इसलिए प्राथमिक अमीन NH2 द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की बहुशय अभिक्रियाओं से भिन्नता होती है। इसका अतिरिक्त असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण अमीन नाविक रागी की तरह व्यवहार करती है। अमीनों की कुछ अभिक्रियाओं की व्याख्या नीचे दी गई है। तो आप देखिए पूरे के पूरे चैप्टर को आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, किस प्रकार से जो है आपकी अमीन है कहाँ पर काम आती है दैनिक जीवन में। उसके बाद हमने उनको किस प्रकार से बनाते हैं। बनाने के बाद में हमने उसको पढ़ा था उनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको नहीं पढ़ा हमने, पहले उनके भौतिक गुण को पढ़ा। भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे उनका गलनांक होता है, क्या क्वथनांक होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम पढ़ेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से ये आपके रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अमीनों का क्षारीय गुण। आप सभी लोग जानते हैं अमीनों की संरचना होती है आपके RNH2। तो RNH2 में आप देखेंगे जिसके भी पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है। वो क्या करता है, जो अपना लोन पेयर दे सकता है, एकाकी युगल जो दान दे सकता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो इनके पास भी क्या है, अपना एकाकी युगल है, इसको ये दान दे देंगे। दान दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। तो अमीनों का क्षारीय गुण आप देखेंगे, देखिए क्या होता है। चलिए देखते हैं। आप देखिए आप बचपन में पढ़ते आए हैं, देखिए आप सभी लोग बचपन में पढ़ते आए हैं कि अम्ल अम्ल क्या करते हैं, अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं। एसिड रिएक्शन करता है आपके अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपस में अभिक्रिया कर करके ये क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमीन रिएक्शन कर रही है आपके किसके साथ में रिएक्शन कर रही है, एमीन रिएक्शन कर रही है आपके अम्ल के साथ में। तो ये बनाएगी आपके लवण और जल। तो एसिड प्लस बेस, बेस रिएक्शन करके बनाते हैं आप क्या बनाते हैं, सॉल्ट, लवण और जल बनाते हैं। तो आगे आपको बोला गया कि एमीन लवण जैसे कि NOH जैसे क्षार से अभिक्रिया करके पित्र एमीन पुनर्जनित कर सकती है। देखिए एमीन क्या होती है, RNH3+X क्षार से अभिक्रिया करेगी तो पित्र एमीन वापस प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पर दो रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले अगर आप अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराओगे, अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके बनाओगे तो ये बना देगी आपके लवण, और वापस आप इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया करा दोगे इन दोनों की तो ये वापस से क्या बना देगी, वापस से आपके अमीन बना देगी। यही आपको बताया गया है। देखिए एमीन लवण जल में विलय हैं किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होती हैं। ये अभिक्रिया जल में अविलय क्षारीय कार्बनिक यौगिकों को एमीन से पृथक करने का आधार है। तो किस प्रकार से आप एमीन से अन्य चीजों को पृथक करेंगे, तो देखिए एमीनों की खनिज अम्लों से अभिक्रिया द्वारा लवणों का बनना इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। एमीनों में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करती हैं। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अमीनों के क्षारीय गुण को उनके Kb एवं pKb के मान पर विचार करके भली भांति व्याख्या की जा सकती है, और ये कक्षा 11 में भी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 11 के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से उनका K निकाला जाता है, K के बाद में K ऑफ वाटर निकाला जाता है, उसके बाद में Kb निकाला जाता है। pKb क्या होता है, माइनस के log Kb, उसके आधार पर आप Kb और pKb निकालते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है इंपॉर्टेंट, आप इसको देखेंगे सबसे पहले कि Kb का मान जितना अधिक होता है अथवा pKb का मान जितना कम होता है, क्षारक उतना ही प्रबल होता है। ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आपके रासायनिक साम्य वाला पार्ट है उसमें। कुछ अमीनों के pKb का मान 13.3 में दिए गए हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अमोनिया का pKb का मान 4.75 होता है। एलिफेटिक अमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होने से अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक तो होता है आपके अमोनिया, एक है आपके अमोनिया। अमोनिया में तीनों तरफ क्या दे रखे हैं, आपके हाइड्रोजन दे रखे हैं। एक हो जाता है आपके कोई भी यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेथिल समूह, एथिल समूह लगा देंगे जो आपके एल्किल अमीन होता है। तो ये क्या लगाता है आपके, ये लगाता है आपके प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर, जो क्या होता है क्षारीय प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरी और एरोमेटिक अमीन एरियल समूह की इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन अपने की प्रकृति कारण अमोनिया से ध्रुव क्षारक होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे आप क्या करेंगे, बेंजीन के साथ में लगा देंगे, आप क्या करेंगे अमोनिया NH2। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो बेंजीन होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को उल्टा खींचता है अमोनिया की तरफ से। तो क्या हो जाता है, इसकी जो क्षार देने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने की वजह से ये क्या होता है, कम क्षारीय होता है अमोनिया की वजह से। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब आप अमोनिया की तुलना करेंगे किसके साथ में, RNH2 के साथ में, तो ये अधिक क्षारीय होगा। लेकिन जब आप अमोनिया की तुलना करेंगे किसके साथ में, आप बेंजीन के साथ में, ArNH2 के साथ में, तो यहाँ पर अमोनिया अधिक क्षारीय हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। इनके जो pKb का मान ऑलरेडी यहाँ पर और सभी का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है आपके कि प्रतिस्थापियों के प्लस आई अथवा माइनस आई प्रभाव के आधार पर एमीनों के Kb के मान में प्रतिपादन में आपको कुछ विसंगतियां मिल सकती हैं। प्रेरणिक प्रभाव के अतिरिक्त तो कुछ अन्य प्रभाव जैसे कि विलायक योजन प्रभाव आ जाएगा। उसके अलावा त्रिविम अवरोधन आदि भी अमीन की क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस पर विचार कीजिए, आपको इसका उत्तर निम्नलिखित अनुच्छेदों में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है, आप देखेंगे आगे क्या है आपके, देखिए अमीनों की संरचना तथा क्षारकता में संबंध। तो क्षारकता किस प्रकार से अमीनों की संरचना पर डिपेंड करती है, आप इसको देखेंगे। अमीनों की क्षारकता इसकी संरचना से संबंधित होती है। देखिए अमीनों का क्षारीय गुण अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है। अमीनों की तुलना में धनायन जितना अधिक स्थायी होगा, अमीन की उतनी ही अधिक क्षारीय होती है।
ये आपके अमीन अमीन क्या करेगी, आप प्रोटॉन ग्रहण करेगी, यानी कि इसको लोन पेयर दे देगी और यहाँ पर बना लेगी आपके RNH4+, ये बना लिया। ये जितना अधिक स्थायी होगा जो आपके अमीन होगी उसकी क्षारकीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक हो जाएगी। आप एक बात समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति के कारण एल्किल R समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की प्रोटॉन से साझेदारी की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एमीन से प्राप्त हुआ प्रतिस्थापी अमोनियम आयन एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण आवेश के वितरण द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। एल्किल अमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। कारण देखिए यहाँ पर क्या बताया गया आपको, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसलिए एलिपेटिक अमीन की क्षारकता इसके उपस्थित एल्किल समूह की संख्या बढ़ाने के साथ बढ़नी चाहिए। गैसीय प्रावस्था में ये क्रम बना रहता है। गैसीय प्रावस्था में अमीनों की क्षारकता का क्रम अपेक्षित क्रम होता है, जो इस प्रकार है कि तृतीयक अमीन, द्वितीयक अमीन, प्राथमिक अमीन, उससे कम आ जाएगा अमोनिया। तो आप देखेंगे कि सारणी 3.3 में दिए गए पीकेबी के मान से स्पष्ट होता है कि यह क्रम जलीय प्रावस्था में क्रमानुसार नहीं होता। जलीय प्रावस्था में प्रतिस्थापित अमोनियम धनायनों का स्थिति केवल एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के प्रभाव यानी कि प्लस आई पर ही निर्भर नहीं होता, अपितु जल अणुओं द्वारा विलायक योजन पर भी निर्भर करता है। धनायन का आकार जितना बड़ा होता है उसका विलायक योजन उतना ही कम होता है। और आयनों का स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से, देखिए, जल में हाइड्रोजन आबंध तथा विलायक योजन द्वारा स्थायित्व के क्रम उनका सही क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब आप आगे देखेंगे कि प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्तर जितना अधिक होता है, संगत अमीन का क्षारीय प्राबल्य उतना ही अधिक होना चाहिए। अतः एलिपेटिक अमीनों की क्षारकता का क्रम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होना चाहिए, जो कि प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत क्रम है। पुनश्च जब एल्किल समूह CH3 की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन आबंधन में कोई त्रिविम बाधा नहीं होती। आप सभी लोग जानते हैं त्रिविम बाधा क्या होती है। यदि एल्किल समूह CH3 समूह से बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आबंधन में त्रिविम बाधा आएगी। इसलिए एल्किल समूह की प्रकृति में परिवर्तन जैसे CH3 से C2H5 होने पर प्रसारकता सामर्थ्य के क्रम में परिवर्तन हो जाता है। अतः जलीय प्रावस्था में प्रेरणिक प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव तथा त्रिविम बाधा का जटिल पारस्परिक प्रभाव क्षारकीय प्राबल्य का निर्धारण करता है। जैसा कि जलीय विलयन में मेथिल व एथिल प्रतिस्थापित अमीनों के क्षारकीय प्राबल्य का क्रम कुछ इस प्रकार से है। तो हमने पूरा की पूरा ऊपर क्या डिस्कस किया उसको आप एक बार समझेंगे। उससे आपसे बोला गया है कि क्या होना है, क्षारकता क्रम ऐसा होना चाहिए कि 1 डिग्री, 1 डिग्री से अलग 2 डिग्री, 2 डिग्री से अलग 3 डिग्री। लेकिन जब आप अमोनिया के साथ में क्या करते हैं, कोई भी एल्किल समूह लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह लगा दिया मेथिल, तो क्या होता है यहाँ पर आपके अटैक करने के लिए कोई भी क्या आता है आपके यहाँ पर कोई भी आपके प्रोटॉन आता है। तो क्या होता है, आपके जो मेथिल समूह होता है बड़ा होता है, हाइड्रोजन क्या होता है छोटा होता है। तो क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या लगती है, त्रिविम बाधा लगती है। और जब आप जल योजन देखेंगे तो वो इसका उल्टा काम करता है। तो इन सब के मिले जुले स्वभाव के आधार पर आप देखेंगे तो जो इनका जो क्षारकता क्रम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जब आपके एथिल समूह हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री से कम हो जाएगा 1 डिग्री और उससे कम हो जाएगा अमोनिया। तो यहाँ पर आता है आपके 2 डिग्री, 2 डिग्री से कम 3 डिग्री, उससे कम आ जाएगा 1 डिग्री, फिर आ जाएगा अमोनिया। लेकिन जब आपके एल्किल समूह रहता है यानी कि मेथिल समूह रहता है तो सबसे ज्यादा आता है आपके, सबसे ज्यादा क्या आता है आपके 2 डिग्री, उससे ज्यादा आ जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री से थोड़ा सा कम आ जाएगा आपके 3 डिग्री और उससे कम आ जाएगा आपके अमोनिया। तो यहाँ पर ये वाला जो क्रम है, सीक्वेंस है, ये कई बार जेईई मेन में आया है, कई बार जेईई एडवांस में आया है, कई बार नीट में आया है और बोर्ड में तो ये भर भर के आता रहता है। ये पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना रहता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि क्या किस प्रकार से क्या कारण होता है कि ये कुछ आपको जो एक्सपेक्टेड मान है कुछ इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको ये वाला जो सीक्वेंस है आपको आना चाहिए, इसका रीजन क्या होता है, क्या ऐसा होता है, और एक बार आप इसको समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पीछे जाकर के रिवाइंड करके देख सकते हैं। सेकंड है आपके कि एरिल अमीन बनाम अमोनिया। अब अमोनिया के साथ देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं पूरा की पूरा आपको समझा देना चाहूंगा, पहले ही समझा देना चाहूंगा। अमोनिया क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आप जानते हैं बेंजीन कुछ इस प्रकार की होती है। बेंजीन के साथ में आपके NH2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो बॉन्ड होता है कुछ इस प्रकार से आपके क्या होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ होता है। जब आपके NH2 होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, यहाँ पर ये इसको यहाँ पर दे देता है। यहाँ पर देने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आ जाएगा प्लस और इस वाले बॉन्ड को दे देता है, यहाँ पर इससे आ जाता है, इस पे माइनस आ जाता है। अब ये माइनस क्या करेगा, अनुनादी संरचनाओं के थ्रू घूमेगा, पूरे की पूरे क्या हो जाएगा, जो बेंजीन वाले उस पर घूमेगा। तो एक बार आपके ऑर्थो पर माइनस आया, एक बार आप देखेंगे आपके पैरा पर माइनस आया, फिर वापस से ऑर्थो पर माइनस आया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर जो आपके जो एकाकी युग्म आपको खुला दिख रहा है ना, यहाँ पर जो खाली एकाकी युग्म है वो क्या हो जाता है, बेंजीन की वलय के अंदर चला जाता है। जो आपके लोन पेयर होता है वो जब आपके बेंजीन वलय में चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके मुक्त नहीं रहेगा। मुक्त नहीं रहने की वजह से क्या होगा, ये किसी को दे नहीं पाएगा तो इसकी जो क्षारकता हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी। यही यहाँ पर समझाया गया है।
तो आप देखेंगे कि एनिलीन के पीकेबी का मान काफी अधिक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बेंजीन तथा अन्य एरिल में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इससे नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन के कारण प्रोटॉनन के लिए कम उपलब्ध होता है। देखिए उपलब्धि नहीं है वो प्रोटॉनन के लिए। यदि आप एनिलीन की विभिन्न संरचनाएं लिखें तो आप पाएंगे कि एनिलीन निम्नलिखित 5 संरचनाओं का संकर है। तो 5 संरचनाओं का संकर है, आप देख सकते हैं एनिलीन। दूसरी ओर प्रोटॉन ग्रहण से परिणत तो एनिलीनियम आयन की केवल 2 अनुवादी संरचनाएं। लेकिन अब क्या करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेंगे आप। तो प्रोटॉन ग्रहण कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एनिलीनियम आयन। इसकी तो केवल 2 ही अनुवादी संरचनाएं आ रही हैं। यहाँ पर कितनी आ रही हैं? 5। और जितनी अधिक अनुवादी संरचनाएं होंगी, जो कोई भी अणु होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे हम जानते हैं कि जितनी अधिक अनुवादी संरचनाएं होती हैं, स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अतः आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एनिलीन यानी कि 5 अनुवादी संरचनाएं एनिलीनियम आयन से अधिक स्थायी है। अतः एनिलीन अथवा अन्य एरोमेटिक एमिनो की प्रोटीन मतलब प्रोटॉन स्वीकार्यता अथवा क्षारक गुण कम होगा। प्रतिस्थापित एनिलीन में ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे कि OCH3 CH3 क्षारकीय प्राबल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह NO2 SO3H और COOH एक्स से कम करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप इसको एक बार देखेंगे। आपको ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास में क्या है, बेंजीन वलय के साथ में NH2 जुड़ा है, तो ये जाएगा आपके एनिलीन। अगर इसके साथ में आपको मिल जाएंगे क्या करेंगे, जो ज्यादा समूह है जैसे कि OCH3 क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देता है। देने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके नाइट्रोजन से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो वापस इधर जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आपके इस तरफ जाएंगे तो वापस जाने से क्या हो जाएगा, हमको फायदा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस हमको प्रोटॉन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, क्षारकीय सामर्थ्य क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर खींचू समूह लगा दोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, तो NO2 क्या करता है, ये क्या करता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस तरफ से खींचता है, और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है क्या रहेंगे, आपकी मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्षारकीय सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ आपके सॉल्व एग्जांपल्स, आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसको पूछ सकते हैं। सेकंड है आपके एल्किलन क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं पहले। देखिए एमीन एल्किल हैलाइडों के साथ एल्किलन अभिक्रिया देती है। देखें कक्षा 12 क्लास मतलब चैप्टर नंबर 10 तक हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम इसको, कि एमीन क्या होती है, आपके एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन देगी। देखिए RNH2 रिएक्शन करेगी आपके किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में CH3Cl, तो यहाँ पर क्या बना लेगी, आपकी बना लेगी RNH, और यहाँ पर बना लेगी आपके CH3। ये वाला जो आपके एल्किल समूह होता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, और जो आपके हाइड्रोजन था यहाँ से हट करके क्या करेगा, Cl के साथ मिलकर के ये बना लेगा आपके HCl। ये होता है आपके एल्किलन। सेकंड है आपके एसिलन क्या होता है, यहाँ पर एल्किलन की तरह ही सेम एसिलन होता है। एलिपेटिक अथवा एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन एसिड क्लोराइड यानी कि एनहाइड्राइड्स और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया एसिलन कहलाती है। क्या कहलाती है अभिक्रिया, आपकी एसिलन कहलाती है। आप इस अभिक्रिया को NH2 अथवा NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने समझा वो यही था कि यहाँ पर जो आपकी एक हाइड्रोजन रहती है अमोनिया के अंदर, कुछ इस प्रकार से R यहाँ पर रहता है नाइट्रोजन, यहाँ होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी होता है हाइड्रोजन। तो किसी भी एक हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटा देंगे, हटा करके उसकी जगह आप एसिल समूह जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एसिलन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक जैसे कि प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, जो अभिक्रिया में बने HCl को निकालकर साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। तो यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रीडीन क्यों मिलाया जाता है। इसमें प्रीडीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि क्या होता है, जो आपको अभिक्रिया में यहाँ पर आपको HCl प्राप्त हो रहा है, HCl को प्रीडीन खा जाता है। खाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो अभिक्रिया बैकवर्ड दिशा में नहीं जाती, वापस से इस तरफ नहीं जाती, ये हमेशा क्या होती है, आगे की तरफ ही जाती है। तो आप देख सकते हैं एथेन अमीन है आपके यहाँ पर C2H5NHH। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो एथेन अमीन रिएक्शन करता है आपके कुछ इस प्रकार से जो CH3C डबल बॉन्ड Cl के साथ में। तो ये यहाँ पर आपका अटैक करेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से अटैक करने पर आपके बनेगा एक मध्यवर्ती C2H5HH। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है पुनर्विन्यास। ये वाला बॉन्ड जाता है यहाँ पर, ये जाता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, C2H5NHC डबल बॉन्ड CH3 प्राप्त हो जाता है। C2H5NHC डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से जो क्लोरीन है और यहाँ से जो आपके हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग होने से यहाँ पे मिल जाएगा आपको HCl। तो यहाँ पर आपको क्षार मिलाया जाता है। क्षार क्या होता है, आपके प्रीडीन। आप देख सकते हैं एन एथिल एथेनमीन, तो यहाँ पर है आपके 2 डिग्री में ये वाला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड Cl, सीधी बात है, आप इस Cl को हटाइए, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाइए, तो आपको सीधे इसको जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलेंगे आप NN डाई एथिल एथेनामाइड। आप देख सकते हैं बेंजीन एमीन के साथ में क्या होगा, बेंजीन एमीन की रिएक्शन कराएंगे आप एथेनोइक एनाइडाइड के साथ में। एथेनोइक एनाइडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे आप, इसको ऐसे तोड़ दीजिए। तोड़ दिया हमने इसको यहाँ से, और इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर।
यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा करके इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH3COOH और ये C6H5NH, और इसको हमने तोड़ा था वो यहाँ पर आपको ऐसे प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने इसी को तो तोड़ा था। तो ये मिल जाएगा आपके एन फेनिल एथेनामाइड अथवा एसीटेनालाइड, यानी कि ये रिएक्शंस बहुत ही सिंपल हैं, तोड़ो और जोड़ो रिएक्शन है, यहाँ से तोड़ो और यहाँ से जोड़ो। आपको बोला है कि एमीन बेंजोइल क्लोराइड C6H5 डबल बॉन्ड ClC पे अभिक्रिया करती है, इस अभिक्रिया को बेंजेलाइन कहते हैं। तो बेंजेलाइन अभिक्रिया क्या होती है आप देखेंगे, देखिए मेथेन एमीन, इसकी रिएक्शन कराई आपने बेंजोइल क्लोराइड से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से Cl हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, इसको इससे जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा एन मेथिल बेंजामाइड HCl। क्या आप जानते हैं कि एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद क्या होगा? देखिए एमीन की रिएक्शन कराएंगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। देखिए आप एमीन क्या होता है, एमीन है आपके एक क्षारक, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है आपके एक लवण, तो क्षार और लवण रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मतलब एमीन है आपके एक क्या क्षारक, कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपके एक अम्ल, और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये कमरे के तापमान एमीन से अभिक्रिया, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद क्या हुआ, ये कमरे के तापमान एमीन से अभिक्रिया करा लवण बनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो लवण प्राप्त होगा। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसको आप बोलते हैं कार्बेल एमीन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, बहुत ही तीव्र दुर्गंध आती है, आपको बहुत ही तीव्र बदबू आती है, तो इसको क्या किया जाता है, परीक्षण में प्राप्त किया जाता है, अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है, और बहुत ही क्या होती है, दुर्गंध आती है बहुत ज्यादा, और इसमें आपको मिलता है आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो आप एक बार इसको पढ़ते हैं, देखिए एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बेलामीन का विघटन करती है। भाई इसकी दुर्गंध इतनी तेज होती है कि व्यक्ति मतलब लैब के अंदर अपनी जो नाक होता है ना उसको बंद कर लेता है। द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनी अभिक्रिया नहीं दर्शाती, आप दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन की द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनी अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, इस अभिक्रिया को कार्बेल अमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको केवल प्राथमिक अमीन जो आपके 1 डिग्री अमीन होती है वही दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर भी आपको ये वाली अभिक्रिया हो जाएगा आप समझ लेंगे कि उस परख नली के अंदर आपके प्राथमिक अमीन भरी पड़ी है। आप क्या करेंगे, कोई भी आपके सामने जो परख नली है टेस्ट ट्यूब उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, क्लोरोफॉर्म के बाद में आप डाल देंगे अल्कोहल लिख के हो गया। तो अगर आपको बहुत ही तीव्र गंध आ जाए, आपको आइसोसाइनाइड बन जाए, तो आप समझ लेंगे कि जो इस परख नली के अंदर पहले से क्या भरा हुआ था, परख नली के अंदर पहले से आपके प्राथमिक अमीन भरी पड़ी थी। 5वें अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, देखिए खनिज अम्ल एवं सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया से स्वस्थान इन सिटू बनाई गई तीनों वर्गों की अमीन नाइट्रस अम्ल से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। तो किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, देखिए प्राथमिक एलिफेटिक अमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण बनाती है, जो अस्थायी होने के कारण मात्रात्मक नाइट्रोजन निर्मुक्त करती है और अल्कोहल बनाती है। नाइट्रोजन की मात्रात्मक निकासी का उपयोग एमिनो अम्लों एवं प्रोटोनों के आकलन में किया जाता है। तो ये भी क्या होती है, परीक्षण के लिए काम आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अमीन की रिएक्शन कराई है आपने नाइट्रस अम्ल के साथ में HNO2, तो HNO2 कैसे प्राप्त होता है, यानी NO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करा देंगे आप, तो यहाँ पर मिलता है आपको RN2 प्लस Cl माइनस। इसकी जल से रिएक्शन कराएंगे आप डाइएजोनियम लवण की, तो आपको मिलेगा अल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और HCl, उस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, आप इसके क्या किया जाता है, पर आकलन में किया जाता है। अब 2 डिग्री अमीन कैसी रिएक्शन करती है, देखिए एरोमेटिक अमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप यानी कि 273 से 268 केल्विन पर अभिक्रिया कर डाइएजोनियम लवण बनाती है। यह यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में होता है, जिनका वर्णन खंड 13.7 में किया गया है, जिसको आप बोलते हैं BDC। BDC का मतलब होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे आप NaNO2 प्लस HCl के साथ में, तो आपको मिलेगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोला जाता है BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साथ में NaCl और साथ में जल। ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करेंगे। द्वितीयक और तृतीयक अमीन नाइट्रस अम्ल से विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। तो छठी रिएक्शन है वो है आपके एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया किस प्रकार से करती थी, कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl जिसे आप हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं। तो जेई मेन 2020 में यहाँ से प्रश्न आया था कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो आप इस लाइन को याद कर लेंगे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसको आप बोलते हैं C6H5SO2Cl जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, और प्राथमिक और द्वितीयक अमीनों से अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। तो देखिए मैं एक बात बता देना चाहूंगा, आपको कई बार प्रश्न आता है मैच द कॉलमन में, जिसमें आपको पूछा जाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, यहाँ पर दिया जाता है जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। तो कुछ उस प्रकार के प्रश्न में ये कई बार आपके नीट के एग्जाम में आया है, और यहाँ तक कि जेईई एडवांस एग्जाम जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम उसमें भी ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आप देखेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से N एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड प्राप्त होता है। तो ये आपके हिंसबर्ग अभिकर्मक
जिसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप प्राथमिक एमीन के साथ में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एन एथिल बेंजीन सल्फेनामाइड, जो क्या होता है क्षार में विलय हो जाता है। सल्फोनेमाइड की नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिल समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होती है, अतः ये क्षार में विलय होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, इसको अम्लीय बना देता है भाई। ये वाली हाइड्रोजन क्या करता है, दे देता है। देखिए द्वितीयक अमीन की अभिक्रिया से एन डाई एथिल बेंजीन सल्फेनामाइड बनता है। अगर आप द्वितीयक अमीन लगा देंगे तो यहाँ से Cl को हटाओ, एक जगह से हाइड्रोजन को हटाओ, Cl हटा दो बस, और वापस इसको जोड़ दो ऐसे की ऐसे, तो ये बन जाएगा NC2H5HCl। तो एन डाई एथिल बेंजीन सल्फेनामाइड में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा जाता, ये अम्लीय नहीं होता तथा क्षार में विलय होता है। अब तृतीयक वाला क्या, तृतीयक वाला तो रिएक्शन नहीं करेगा, आप देखना। तृतीयक अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न वर्गों के अमीनों का ये गुण जिसमें वे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों में विभेदन करने एवं उन्हें मिश्रण से पृथक करने में प्रयुक्त होता है। यद्यपि आजकल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर क्या, देखिए जब आपने प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराई, प्राथमिक उससे कराई अभिक्रिया, तो यहाँ पर आपको एक तत्व, यहाँ पर आपको एक उत्पाद प्राप्त हुआ जो क्या हो जाता है, आपके अम्ल में घुल जाता है। जब आप सेकंड सी रिएक्शन कराई आपने, तो यहाँ पर आपको एक उत्पाद प्राप्त हुआ जो अम्ल क्या होता है आपके, जो आपके क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता, क्षार में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन थर्ड वाला तो क्या बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करता, तो ये क्या होता है, इसके विभेदन में प्रयुक्त किया जाता है। सातवीं रिएक्शन है आपके इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या होता है आप देखेंगे। देखिए आपने पहले पढ़ा है कि एनिलीन 5 अनुनादी संरचनाओं का संकर होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर हमने बनाई हुई है। आप इन संरचनाओं में से कौन से स्थान पर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व पाते हैं, हमने देखा था एक तो ऑर्थो पर है और एक है आपके पैरा पर। जब आपके ऑर्थो और पैरा पर देखिए ये रहे आपके, ये आपके ऑर्थो स्थान, ये रहा, ये आपके पैरा स्थान, ये आपके ऑर्थो स्थान, तो तीनों जगह पर है। तो ये कहां पर जुड़ेंगे, आपके जो नए वाले तत्व है ऑर्थो पर जुड़ेंगे और आपके पैरा पर जुड़ेंगे। हाँ देखिए NH2 समूह के संदर्भ में ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं। NH2 समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक एवं शक्तिशाली सक्रिय समूह है। दिस इज द, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए आप कैसे देख सकते हैं, आप इसको देखिए ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये जुड़ रहा है आपके ऑर्थो पर, ये आपके पैरा पर, और ये भी आपके ऑर्थो पर। एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप देती है, आप देख सकते हैं। देखिए एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन प्लस जल से, आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। देखिए एरोमेटिक अमीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य समस्या इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता है। प्रतिस्थापन ऑर्थो तथा पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है। यदि हमें एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना हो तो NH2 समूह के सक्रियण प्रभाव को कैसे नियंत्रित करेंगे। ये NH2 समूह की एसिटिक एनहाइड्राइड एसीटलन द्वारा परीक्षित करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके तुरंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित एमीन्स में जल अपघटित करके किया जा सकता है। समस्या ये है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 3 जगह पर ब्रोमीन न जोड़े, हमको एक जगह पर ही जोड़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर ये वाला उपाय यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है प्रीडीन की उपस्थिति में CH3C डबल बॉन्ड 2 इसके साथ में। जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक उत्पाद। फर्दर इसकी रिएक्शन कराएगी ब्रोमीन के साथ में अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ में, तो यहाँ पर आपके ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, मुख्य मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा। वापस क्या करेंगे, इसको आप वापस से हटा देंगे। हटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका क्या किया जाएगा, क्षार के साथ में या फिर अम्ल के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी, तो यहाँ से हट जाएगा, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एमीन, तो आपको मिल जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन। अगर आपको एक ही जगह पर ब्रोमीन लगानी है पैरा स्थिति पर, तो क्या किया जाता है, उसके लिए ये वाला उपाय काम में लिया जाता है। एन फेनिलेथेनामाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है, बाद में अम्लीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे आपको 4 ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। एसिटेनालाइड की नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल ऑक्सीजन परमाणु से अनुनाद द्वारा अन्योन्य क्रिया करता है, ऐसे नीचे दर्शाया गया। कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये अनुनाद कर लेता है, आप देख सकते हैं। अतः नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय को प्रदान करने के लिए कम उपलब्ध होता है, इसलिए NHCOCH3 समूह का सक्रियण प्रभाव अमीनो समूह से कम होता है। तो ये क्या कर देता है, ये क्या करता है भैया, आपके सक्रियण प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपके नाइट्रोकरण है, नाइट्रीकरण जिसको आप बोलते हैं। देखिए एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कॉल तारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाती है, जो मेटा निर्देशक है। इस कारण ऑर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न की भी महत्वपूर्ण मात्रा बनती है। ये आपके देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये वाला जो प्रश्न है जेईई मेन में आया है, नीट में आया है,
जेईई एडवांस में आया है और बोर्ड में तो ये भर-भर के आता रहा है। ये जो आपके परसेंटेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये 51% बनता है, ये 47% और ये 2%। कई बार पूछा है। तो क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाएगी आपके HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ में टेम्परेचर रहेगा 288 केल्विन तापमान, तो आपको मिलता है पैरा वाला जो आपको उत्पाद है वो मिलता है 51%। और तो देखिए आपके जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और तो मेटा वाला 47% और ऑर्थो वाला मिलता है आपको 2%। एसिटलन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परीक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको पैरा निकालना है तो पैरा निकालने की हमने ये वाली विधि यहाँ पर देख चुके हैं, कुछ इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। इसी को आप यहाँ पर लगा देते हैं वापस से। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको पैरा नाइट्रो एसिटेनलाइड, वापस से इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, कराने पर मिल जाएगा आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपके सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, देखिए एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सामान्यतः सल्फेनिलिक अम्ल भी कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एनिलीन दे रखा है, उसकी रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो आपको मिल जाएगा एक मध्यवर्ती, उसकी रिएक्शन वापस से कराएंगे आप, तो देखेंगे इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर मिल जाता है आपको सल्फेनिलिक अम्ल। इसको बोला जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो आपके मध्यवर्ती था। और यहाँ पर आपको मिलता है ज्यूटर आयन या फिर वेबस्ट आयन। ये आपके जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल यानी कि जो आपके उस चैप्टर में ज्यूटर आयन की संरचना पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर लेंगे एक बार। तो सल्फोनेशन कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि एल्किलन एवं एसिटलन नहीं करती है। कारण क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं लुईस अम्ल है जो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है, लवण बनने से एनिलीन की नाइट्रोजन धनावेश प्राप्त कर लेती है और फिर आगे की अभिक्रिया में प्रबल निष्क्रियक समूह की तरह व्यवहार करती है। तो देखिए आप जानते हैं एनिलीन क्या करता है, आपके एल्कलन और एसिटलन नहीं देता है। जब आप एल्यूमिनियम और तो किसी के साथ में रिएक्शन कराते हैं आप इसकी, तो क्या करता है, ये वाली रिएक्शंस आपके नहीं देता है। यहाँ पर कुछ पाठ्यनीति प्रश्न है, एक बार आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमको वहां पर इनको भेज कर पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर का जो सेकंड है और वो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है आपके डायजोनियम लवण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है आपके जो आपके सिंपल लवण है यानी कि बिना वलय वाले। अब हम पढ़ेंगे वलय वाले लवणों के बारे में, जो नाइट्रोजन युक्त वलय वाले लवण है, जहाँ पर बेंजीन वलय पाई जाती है, उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए डायजोनियम लवणों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपके Rn2 प्लस X माइनस होता है। यहाँ पर R एक कैरियल समूह है तथा X माइनस आयन Cl माइनस Br माइनस HSO4 माइनस BF4 माइनस आदि में से कोई भी हो सकता है। इसका नामकरण करने के लिए जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में डायजोनियम अनुलग्न लगाने के पश्चात ऋणायन के नाम जैसे कि क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट आदि लिखते हैं। N2 प्लस समूह को आप डायजोनियम समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे C6H5N2 प्लस Cl माइनस का नाम बोलेंगे आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तथा C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस को आप बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। देखिए जो आपके बाद वाला है उसको बोला जाता है, ये हो जाएगा आपके हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर ये क्या था, आपके क्लोराइड। एलिफेटिक प्राथमिक अमीन अति अस्थायी एल्किल डाइएजोनियम लवण बनाती है। खंड 13.6 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको किस प्रकार से इसकी रिएक्शन है हमने ऊपर ही पढ़ा है। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन एरिन डाइएजोनियम लवण बनाती है, जो विलयन में निम्न ताप पर 273 से 278 केल्विन। आप देखेंगे ये तापमान कितना है, आप सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्प समय के लिए स्थायी होती है। देखिए एरिन डाइएजोनियम आयन के स्थायित्व के अनुनाद के आधार पर समझा जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है एरिन डाइएजोनियम कुछ इस प्रकार का रहता है। डाइएजोनियम का मतलब है 2 बार नाइट्रोजन जुड़ रही है। इसका जो अनुनाद होता है इसमें 1 2 3 और 4 अनुनादिक संरचनाएं बन रही हैं। आपके यहाँ पर आ रहा है आपके प्लस, यहाँ पर प्लस आ रहा है और तौर पैरा पर यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ब्रिचन की विधि किस प्रकार से बनाया जाता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी रिएक्शन कराई जाती है आपके NaNO2 और HCl के साथ में। एनिलीन की रिएक्शन और तापमान क्या होता है 0 से 5 डिग्री तापमान यानी कि 273 से 278 केल्विन, जिससे आपको मिलता है BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साथ में NaCl और साथ में जल। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइट अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक अमीन के डाइएजोनियम में परिवर्तन को डाइएजोकरण कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन।
अस्थायी प्रकृति के कारण डाइअज़ोनियम लवण का भंडारण नहीं करते और बनने पर ही तुरंत प्रयोग कर लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये आपके अस्थायी होता है, तुरंत ही आपके आपके नाइट्रोजन में और आपके एनिलीन में टूट जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसको तुरंत जब भी हमको चाहिए रहता है उसको तुरंत ही रिएक्शंस के अंदर हम इसको तुरंत बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन करा देंगे आपके NaNO2 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो आपको ये BDC प्राप्त हो जाएगी। अब भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण क्या होता है आप इसके देखेंगे। भौतिक गुण बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये जल में विलय होता है तथा ठंडे में स्थायी, किंतु गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करता है। ये ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। बेंजीन डाइअज़ोनियम फ्लोरोबेट जल में अम्लीय, देखिए बेंजीन डाइअज़ोनियम फ्लोरोबेट जल में अम्लीय तथा कक्ष ताप पर स्थायी होता है। आप एक बार यहाँ से इस वाली लाइन को याद कर लेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है इस लाइन को। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, देखिए डाइअज़ोनियम लवणों की अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से दो संवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा अभिक्रिया जिसमें डाई यदि समूह सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर क्या था आपके बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में, एक तो आपके देखिए वलय है, एक है आपके नाइट्रोजन। तो एक में तो क्या होता है नाइट्रोजन समूह सुरक्षित रहता है, एक में क्या होता है ये टूट जाता है। यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में आप देखेंगे ये टूट गया, और एक में क्या होता है ये सुरक्षित रहता है। तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए डाइअज़ोनियम समूह एक उत्तम अवशिष्ट समूह यानी कि लीविंग ग्रुप होने के कारण Cl Br I Cn OH आदि समूह द्वारा सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है। ये समूह एरोमेटिक वलय से नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, बनी हुई नाइट्रोजन अभिक्रिया मिश्रण से गैस के रूप में निकल आती है। सबसे पहले हैलाइड अथवा साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन वलय में क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा Cn- नाभिक रागियों को Cu1 यानी कॉपर वन की उपस्थिति में सरलता से प्रवेश कराया जा सकता है। इस अभिक्रिया को सेंडर-मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो सेंडर-मायर अभिक्रिया आप याद कर लेंगे क्या होता है। BDC की रिएक्शन कराई जाती है कॉपर की उपस्थिति में, या तो क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, या फिर साइनाइड के साथ में। Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, CuCN KCN। इससे क्या होता है आपके जो नाइट्रोजन होता है वो यहाँ से क्या होता है चला जाता है, जाने के बाद में यहाँ पर क्या मिल जाता है आपके साथ में, यहाँ पर ArCl, यहाँ ArBr, यहाँ पर ArCN, और साथ में नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाइअज़ोनियम लवण के विलयन की संगत हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को भी बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सेंडरमायर अभिक्रिया आप देख चुके हैं, अब गाटरमान में क्या होता है। डाइअज़ोनियम की रिएक्शन हमने यहाँ पर कराई थी Cu2Cl2 के साथ में, लेकिन यहाँ पर केवल कॉपर और HCl है। तो यहाँ पर मिलेगा आपके ArCl, नाइट्रोजन CuX इधर रह जाता है। और इस रिएक्शन में क्या था, CuX ऑलरेडी पहले से था, ArBr, नाइट्रोजन CuX। तो गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सेंडरमायर अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है। तो ये वाली लाइन है आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस अभिक्रिया में जो आपके उत्पाद का प्रतिशत है वो अधिक होगा। तो आपको पता लगाना था कौन सी अभिक्रिया गाटरमान है और कौन सी अभिक्रिया सेंडरमायर है। सेंडरमायर की क्या होती है, लब्धि अधिक होती है। नेक्स्ट है वो आपके आयोडीन आयन द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए आयोडीन को सीधे बेंजीन वलय में सरलता से नहीं जोड़ा जा सकता, किंतु जब डाइअज़ोनियम लवण के विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है। BDC की रिएक्शन करा दोगे आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ में तो आपको मिल जाएगा ARI, जिसको बोला जाता है आयोडोबेंजीन। साथ में KCl और आपको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। देखिए फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, जब एरिन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो आपको एरिन डाइअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है, जो गर्म करने पर विघटित होकर एरिल फ्लोराइड देता है। देखिए BDC HBF4 के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पर मिल जाएगा आपको मध्यवर्ती, इसको गर्म कराएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको बेंजीन फ्लोराइड। हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, देखिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल यानी कि फॉस्फेनिक अम्ल अथवा एथेनॉल जैसे दुर्बल अपचयन कर्मक डाइअज़ोनियम लवणों को एरिनो में अपचयित कर देते हैं और क्रमशः फास्फोरस अम्ल अथवा एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर आपके BDC बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे H3PO2 यानी कि फॉस्फेनिक अम्ल के साथ में, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ARH यानी कि बेंजीन। नाइट्रोजन ये H3PO3 ये फास्फोरस अम्ल, यहाँ पर देखेंगे आप क्या है आपके एथिल अल्कोहल किसमें बदल जाएगा आपके एल्डिहाइड में, और ये बन जाएगा बेंजीन में। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, साथ में अम्ल प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यदि डाइअज़ोनियम लवण विलयन का ताप 283 केल्विन तक बढ़ने दिया जाए तो लवण जल अपघटित होकर फिनोल देते हैं। देखिए क्या हो जाता है, आप क्या करेंगे, आप बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में सीधा जल मिला दो। मेरे पास में एक वो है विलयन जिसमें क्या है BDC, मैं क्या करूंगा BDC में भाई पानी मिला दूंगा, पानी मिलाने से मुझे मिल जाएगा फिनोल AROH, साथ में नाइट्रोजन, साथ में सील प्राप्त होगा। तो आपको फिनोल बनाने की ये सबसे सरल विधि है। छठी रिएक्शन है कि NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, देखिए जब डाइअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट को कॉपर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन से में गर्म किया जाता है तब डाइअज़ोनियम समूह NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं N2 प्लस Cl माइनस BdC फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे। कराने के बाद में आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे NaNO2 और कॉपर के साथ में, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। देखिए अभिक्रियाएं जिनमें डाई एजो समूह सुरक्षित रहता है। देखिए युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त एजो उत्पादों में दोनों एरोमेटिक बलों एवं इन्हें जोड़ने वाले N डबल बॉन्ड एंड नावंत के बीच विस्तारित संयुग्मन होता है। ये यौगिक प्राय रंगीन होते हैं तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड फिनोल से अभिक्रिया करने पर इसके पैरा स्थान पर युग्मित होकर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। युग्मन यानी कि कपलिंग। कपल जानते हैं हम, कपल यानी कि दंपति जब दो लोग एक साथ आ जाते हैं उसको बोला जाता है कपल। युग्मन यानी कि युग्म जोड़ा बना लिया। इस प्रकार से डाइओजोनियम लवण की एनिलीन से अभिक्रिया द्वारा पैरा एमिनो बेंजीन बनती है। यह एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर आपके बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे जो एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड क्या हो रहा था, पहले टूट रहा था, लेकिन अब ये नहीं टूटता। तो अब नहीं टूटता तो क्या होता है, यहाँ से जो Cl होता है ना वो हट जाता है। यहाँ से जो Cl है और यहाँ से H है, दोनों जो यहाँ से Cl है और यहाँ से H है, ये मिलकर के बना देंगे HCl और ये दोनों यहाँ से कपल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पर ये जुड़ गया, ये फिनोल ऐसे कैसे रह गया, यहाँ पर Cl माइनस साथ में H2O। इसको बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होता है आपके नारंगी रंग का रंजक होता है। रंजक यानी कि रंगने के काम आता है। और देखेंगे आप यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है आपके एनिलीन, तो यहाँ से Cl हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा ऐसे की ऐसे, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बोला जाता है, जो कि पीले रंग का रंजक होता है। आगे बोला है एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व। अब ये क्या काम आता है, देखिए उपरोक्त अभिक्रिया से ये स्पष्ट है कि डाइएजोनियम लवण बेंजीन वलय में फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, OH, NO2 आदि समूह के प्रवेश के लिए उत्तम माध्यमिक है। एरिल फ्लोराइड एवं आयोडाइड को सीधे हैलोजन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा साइनाइड समूह का प्रवेश नहीं कराया जा सकता, किंतु डाइओजोनियम लवण से साइनोबेंजीन को सरलता से बनाया जा सकता है। अतः डाइएजो समूह का अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापन ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापित यौगिकों को बनाने में सहायक है जो सीधे बेंजीन अथवा प्रतिस्थापित बेंजीन से नहीं बनते। तो यहाँ पर कुछ पाठनीय प्रश्न आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पूरा की पूरा कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रकार का और कोई चैप्टर पढ़ना हो तो हमें कमेंट करके बताएं आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं और आप हमसे किस प्रकार के वीडियोस की उम्मीद करते हैं ये हमको बताएं। और आप यदि इसी प्रकार के और चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आप किस चैप्टर की वीडियो हमसे पाना चाहते हैं जल्दी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।